हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मुगल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने हुमायूं और बाबर के बारे में पढ़ा था और अब हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? वो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हुमायूं को जब शेरशाह सूरी से हार जाते हैं तो इसके बाद में वो इंदौर में चले जाते हैं या फिर जो अफ़गानिस्तान में भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर। और वहाँ पर वो उनके एक गुरु थे मीर बाबा जानी, उनकी एक बेटी थी अमीदा बानो बेगम। तो उसके साथ में उनकी शादी होती है और अब वे क्या करते हैं, जो अमीदा बानो बेगम को अपने मित्र वीरसाल के महल में लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर उनको एक पुत्र होता है। और जब सभी लोग उससे पार्टी मांगते हैं तो वो उनको न सभी को कस्तूरी देता है और कहता है कि जिस प्रकार से इस वातावरण में कस्तूरी की जो महक महक रही है, तो उसी प्रकार जो मेरा बेटा है आने वाले समय में इसका शासनकाल भी इसी तरफ से चारों तरफ होगा। लेकिन जो उन्होंने यहाँ की जो हुमायूं ने उस टाइम पे जो भविष्यवाणी की थी वो यहाँ की सच के रूप में आती है, यहाँ की सच साबित होती है। अब देखिए, क्या उनके जो माता का नाम था वो अमीदा बानो बेगम और पिता का नाम था हुमायूं, जिनकी मृत्यु है ना 1556 में हो जाती है। और कैसे होती है, जब वे है ना जो पुस्तकालय था उनसे निकल रहे थे और उनका जो सीढ़ियों से पैर स्लिप कर जाता है और इसकी वजह से वो गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हुई ना हुमायूं की, उस टाइम पे अकबर 14 वर्ष का था। और उनका देखिए अब राज्याभिषेक होता है, यानी कि 14 फरवरी 1556 में उनका राज्याभिषेक होता है। किसका? अकबर का। और कहाँ पर हुआ था? वो कलानौर में हुआ था, यानी कि जो राज तिलक हुआ था या फिर राज्याभिषेक हुआ था वो कलानौर में हुआ था। अब कलानौर कहाँ पे है? पंजाब के गुरुदासपुर जिले में है, यानी कि गुरुदासपुर एक जिला है और कलानौर एक वहाँ का गांव है। अब कहाँ? और जो पंजाब है एक राज्य है। अब अकबर है ना उस टाइम पे 14 वर्ष के थे वो, इसलिए वो किसके संरक्षण में यानी कि बादशाह की उपाधि धारण करते हैं? तो बैरम खान की संरक्षण में वो बादशाह बनते हैं या फिर उपाधि धारण करते हैं। इससे पहले बैरम खान क्या था? तो वो हुमायूं का एक सेनापति था। अब देखिए, जो अकबर का शासनकाल है अब इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। देखिए, पहला भाग तो है 1556 से लेके 1560 तक और दूसरा भाग है 1560 से लेके 1562 तक। इसके बाद में तीसरा भाग है 1562 से लेके 1605 तक। अब देखिए, बैरम खान है, यहाँ कि बैरम खान मैंने बताया था हुमायूं का सेनापति था और अकबर का एक यानी कि किसके संरक्षण में बना था? बादशाह बैरम खान की। अब क्या होता है, इस टाइम में जो अकबर था वो जो अपना शासनकाल चलाता था वो बैरम खान के कहे पर चलाता, यानी कि जो ऐसा बैरम खान कहता था वैसे वो करता था। अब क्या होता है, देखिए उस टाइम पे सेकंड पानीपत की लड़ाई होती है, यानी कि पहली लड़ाई तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। उस जो दूसरी पानीपत का युद्ध हुआ वो अकबर और एमू के बीच में हुआ था। और एमू क्या थे? एक हिंदू थे और जबकि अकबर एक मुस्लिम थे। अब एमू ने क्या किया कि उसके अकबर की सेना को लगभग पराजित कर दिया था, लेकिन बैरम खान ने यहाँ की ऐसी लड़ाई लड़ी कि उसके बाद में एमू की जो सेना थी वो पराजित हो जाती है। इस वजह से क्या करता, जो अकबर बैरम खान को वजीर ए आजम की उपाधि देता है, यानी कि युद्ध के बाद में क्या देता है? वजीर ए आजम की उपाधि देता है। और जब यहाँ कि धीरे धीरे करके यहाँ कि जो अकबर था इसका विश्वास बैरम खान पर नहीं रहने लगा, इस वजह से वो है ना उनके बीच में एक दिलवाड़ा या तिलवाड़ा का युद्ध होता है, यानी कि बैरम खान और अकबर के बीच में बाद में तिलवाड़ा और दिलवाड़ा का युद्ध होता है, जो कब होता है? 1560 ईस्वी में, यानी अकबर और बैरम खान के बीच में हुआ। अकबर क्या होता है इसमें जीत जाता है, जबकि बैरम खान है वो हार जाते हैं, यानी कि बैरम खान हार गए और उसके बाद में क्या करा देता? अकबर बैरम खान की मृत्यु करा देता है। अब देखिए, जो 1556 से 1560 तक तो बैरम खान के संरक्षण में क्या उन्होंने अब क्या करता है, देखिए 1560 से लेके 1562 तक यानी कि मामा अंगा था जो उसकी दाई माँ कहलाती, जिन्होंने पालन पोषण किया था अकबर का, उनके संरक्षण में करता। इस शासन जो ये शासनकाल रहा था, यानी कि ये टाइम पीरियड रहा था, इसको हम पर्दा शासन भी कहते हैं, पेटिकोट शासन भी कहते हैं, महिला शासन भी कहते हैं। और अब देखिए,
तो इनके पास आरंभ का कार्यभार होता है। जो महामंगा थी इसके एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे का नाम आदम खान था और बेटी का नाम जीजी खान था। अब क्या होता है कि जो महामंगा थी उसको अपने बेटे को हरम में बुलाने लग जाती धीरे धीरे, कि अकबर की नज़रों से छुपाकर। जब अकबर को यह पता चलता तो वो उस बैरम खान की भी हत्या करवा देता है। देखिए हरम होता क्या हुआ है, यह कि वह जगह होती है जहाँ पर सिर्फ महिलाएं होती हैं। इसमें क्या होता था कि हरम में कि अकबर को जाने का आदेश था ओनली, और किसी भी अन्य पुरुष को जाने का आदेश नहीं था। अब देखिए जब मामंगा अपने पुत्र को बुलाती है तो जब अकबर को पता चलता है तो वो क्रोधित हो जाती हैं और इस वजह से वो उनकी हत्या करवा देते हैं। अब देखिए अकबर का बाद में क्या करता है कि स्वयं अपने शासन को चलाने लग जाता है, न किसी के कहीं पर चलाता। अब जो अकबर का स्वयं का जो शासनकाल रहा ना वो 1562 से लेकर 1605 तक रहा था। अब क्या करते हैं अकबर धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करने लग जाते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ के फतूहात के लिए निकली, यहाँ की लड़ाई करने के लिए या फिर जो क्षेत्र हैं उनको जीतने के लिए निकली। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं मतलब कि जो राजपूत हैं उनको हराऊंगा तो मुझे यहाँ की ज़्यादा क्षेत्र मिलेगा, या फिर वे मेरी अधीनता स्वीकार कर लेंगे या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप बना लेंगे, तो यहाँ की मेरा जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसी वजह से वो फतूहात के लिए निकलते हैं। देखिए फिर अकबर युद्ध के लिए निकले या फिर फतूहात के लिए निकले थे। 1561 में वो एक युद्ध करते हैं, मालवा का युद्ध। वो किसके साथ में करते हैं? बाज बहादुर के साथ में करते हैं। इसके बाद में वो 1562 में आमेर में यहाँ की युद्ध करते हैं। आमेर का जो शासक था वो बारमल था, यहाँ की एक पहला शासक था जिन्होंने यहाँ के अकबर की जो अधीनता स्वीकार की थी, या फिर जो पहला राजपूत था जिन्होंने मुगलों की जो अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था? बारमल। तो वो कछुआ यहाँ की राजपूत से संबंध रखते थे। अब इसके अलावा क्या होता है कि बारमल जब हार जाते हैं तो उनकी जो एक बेटी थी हरकाबाई, जिसको हम अन्य नाम से मानपति के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कई पुस्तकों में इसको हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। लेकिन रियल में है ना जो बारमल था इसकी बेटी का नाम हरखाबाई था, और या फिर जिसको हम मानपति के नाम से भी जानते हैं, मानवती के नाम से भी। लेकिन जो जोधाबाई थी ना वो सलीम की पत्नी थी। अब क्या होता है कि वो अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ में करा देते हैं और उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। ये भी इसके बाद में क्या होता है कि वो 1564 में एक और युद्ध करते हैं, गोंडवाना का युद्ध। इसके बाद में वो 1567 में एक चित्तौड़ का युद्ध करते हैं। वहाँ का जो शासक था वो उदय सिंह था, और उदय सिंह मतलब हार जाते हैं और उनके मतलब दो सेनापति थे, एक फत्ता और एक जयमल, ये दोनों मारे जाते हैं। यहाँ की चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? 1567 में किया था, और वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह। और जो उनके सेनापति थे वो फत्ता और जयमल थे और वे मारे गए। अब क्या करते हैं 1576 ईस्वी में चित्तौड़ पर फिर से आक्रमण करते हैं, और वहाँ का जब शासक के कौन होता है? राणा प्रताप। और राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई होती है जिसको हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और इसके अलावा यानी कि कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। अब राणा प्रताप है, इनके कौन से सेनापति हैं कि उस हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के सेनापति कौन थी? तो हकीम खान थे, और अकबर के जो सेनापति थे वो मान सिंह थी। इसके बाद में ये 1571 और 72 के बीच में यहाँ की गुजरात अभियान करते हैं कि गुजरात की तरफ अपना मतलब कि राज्य का विस्तार करने चले जाते हैं। अब जब जाते हैं ना तो वहाँ पर इनको सबसे पहले समुद्र के दर्शन हुए, कि फर्स्ट टाइम इन्होंने वहाँ पर समुद्र के दर्शन किए। अब जो वहाँ पर क्या होता है कि पुर्तगालियों का शासन होता है, इस वजह से वो उनको पुर्तगालियों के साथ में मिला और उनके साथ में फ्रेंडशिप की और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। अब 1572 में यहाँ कि उन्होंने फिर क्या किया? फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। यहाँ कि जब गुजरात अभियान में वे जीत जाते हैं तो उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। और उन्होंने ये सीख कब ली थी? कि जब अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, उससे सीख ली थी। और उन्होंने फिर बाद में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जो सबसे बड़ा दरवाजा है। और कहाँ पे करवाया था? फतेहपुर सूर सीकरी में करवाया था। और कब करवाया था? 1572 में।
फिर उन्होंने यहाँ की एक अंतिम आक्रमण भी कहलाता है यहाँ की असीरगढ़ का युद्ध यहाँ की उन्होंने अंतिम आक्रमण कब रहा था, यहाँ की 1601 में रहा था। कौन सा रहा था? असीरगढ़ का युद्ध। इसके अलावा देखिए अकबर ने कौन कौन से कार्य किए थे। उन्होंने एक तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की, यानी कि दीन ए इलाही धर्म की यहाँ की कब सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की, कि 1582 में की थी। और जो पहले हिंदू या फिर अंतिम हिंदू जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो कौन थे? बीरबल। इसके अलावा इन्होंने अन्य कार्य भी किए थे। एक तो दास प्रथा का अंत किया था, वो कब किया था? 1562 ईस्वी में। और अकबर ने है ना हरमदल से मुक्ति कब मिली थी? 1562 ईस्वी में। देखिए मैंने बताया था, देखिए हरमदल से मुक्ति यानी कि उस टाइम पे जो महिला शासन भी कहा जाता, पेटीकोट शासन भी कहा जाता। और जो हरम का जो दल था वो माँ मंगा के पास में था, लेकिन बाद में क्या करते हैं वो स्वयं शासन चलाने लग जाते हैं। इस वजह से कहा गया कि जो अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी, तो 1562 ईस्वी में मिली थी। फिर इन्होंने क्या किया? तीर्थ यात्रा का समाप्त किया, वो कब किया था? 1563 ईस्वी में किया था। और जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। देखिए जजिया कर की समाप्ति और इबादत खाने की स्थापना कब की थी? इन्होंने 1575 ईस्वी में की थी। और फिर उन्होंने इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश कब दिया था? 1578 ईस्वी में। और मजहर की घोषणा कब की थी? 1589 ईस्वी में। अब देखिए इसके अलावा क्या इनके यहाँ की इनके जो समकालीन माने जाते हैं यहाँ की जैन धर्म के गुरु थे, और उन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी। यहाँ कि अकबर ने है ना जैन धर्म के गुरु को है ना जगत गुरु की उपाधि दी। और वो कौन थे? हरिविजय सूरी, आज जो अकबर के समकालीन थे। यहाँ कि अकबर के समकालीन जैन धर्म के गुरु कौन थे? तो हरिविजय सूरी, आज जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। इसके अलावा उनके यहाँ की एक तानसेन जो संगीतकार था, जो अकबर का नवरत्नों में कहलाता था या फिर नवरत्नों में कहलाता था। इनका जो जन्म हुआ वो ग्वालियर में हुआ था, और बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। यहाँ की तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे, और जन्म ग्वालियर में हुआ था, और अकबर की यहाँ की नवरत्नों में से थे। देखिए अब लैंड रेवेन्यू से संबंधित अकबर ने कौन कौन से कार्य की थी। एक तो उन्होंने राजस्व की जब्ती प्रणाली को चलाया था। इसके अलावा इन्होंने 10 साल बंदोबस्त को चलाया था 1580 में। इन्होंने यह कि एक टोडरमल ने चलाया था, और जो क्या था अकबर का एक वित्त मंत्री था। अब इन्होंने क्या चलाया था? एक मनसबदारी प्रणाली चलाई थी, और जिसमें यह कि मनसबदारी में क्या होता था कि पोस्ट बांटी जाती थी। अब पोस्ट 2 प्रकार की होती थी, एक तो जात, एक सवार। जात में कौन आते थे? यहाँ की पैदल सेनापति आते थे, यहाँ की पैदल सेना आती थी। और सवार क्या थी? यहाँ की घोड़ों पर चलने वाले सेना होती थी। अब क्या होता है कि देखिए एक जात है ना, एक यहाँ की 2 जात है ना एक सवार के बराबर होती थी, यहाँ की 50 जात 25 के बराबर। इसी प्रकार देखिए मान लीजिए 100 जात हैं, वो यहाँ की कितने सवार के बराबर हैं? वो 50 सवार के बराबर हैं। अब देखिए इनके जो चित्रकार कौन कौन से थे, एक तो अबुशमक थे, दशवंत थे, एक बाशवान थे। इसके अलावा इनके यहाँ की जो महल था इनमें संगीतकार कौन कौन रहते थे, एक तो तानसेन, एक बाग बहादुर, एक रामदास, एक बेजुबावरी। इसके अलावा ना इन्होंने यहाँ की जो सूफी संत यहाँ के शेख सलीम चिश्ती को यहाँ की इनके एक समकालीन थे, और इन्हीं के नाम पे इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखा था। इनका जो स्थापत्य कला रही थी वो कौन कौन सी रही थी? देखिए एक तो इन्होंने आगरा का लाल किला बनवाया, इलाहाबाद का किला बनवाया, और लाहौर का किला, और हुमायूं का मकबरा, जोधाबाई का महल, शीश महल, और बुलंद दरवाज़ा, और पंच महल, और एक दीवाने आम, एक दीवाने खास, और एक इबादत खाना। फिर यहाँ के इनके जो नवरत्न पूछे जाते हैं वे कौन कौन से थे, एक तो जैसे बिरबल, और अबुल फजल, और टोडरमल, और भगवान दास, तानसेन, और मानसिंह, और एक हकीम मुकाम, मुल्ला दो प्याजा, और एक अब्दुल रहीम खाने खाना।
अब देखिए इसके अलावा देखिए अबुल फजल ने क्या किया था, इन्होंने यहाँ की अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ की अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी। इसके अलावा देखिए महाभारत का फारसी में अनुवाद, यानी कि फारसी में अनुवाद किसने किया था, यानी कि फारसी में अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया था। रजमनामा के नाम से। किसने किया था, फेजी ने। और नेतृत्व किसने किया था, यानी कि नेतृत्व तो इस फेजी का था, ये फेजी ने किया था। और जिसमें कौन शामिल थे, बदायूनी शामिल थे। और हिंदी, यानी कि जो अकबर का काल था ना, इसको है ना हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, यानी कि इनके दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था, फर्स्ट अंग्रेज रोल्फ फिंच। रोल्फ फिंच। और इनकी जो राजकीय भाषा कौन सी थी, यानी कि राजकीय भाषा फारसी। और एक लीलावती पुस्तक है, क्या एक पुस्तक, किसकी है, गणित की। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, फेजी ने। किसमें, फारसी में अनुवाद। और बीरबल का बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम महेश दास। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।